हेलो एवरीवन, मैं जीएस पेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अपने जीएस सीरीज़ की 14 पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं उन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए जितनी भी एग्जाम्स आने वाली हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अपन बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए क्या मापा जाता है? ए, उसमें घुली हुई फ्लोरीन, ब, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन, उसमें घुली हुई मीथेन और उसमें घुली हुई कैल्शियम। तो आपको बताना है कि कोई भी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए क्या मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसमें घुली हुई ऑक्सीजन होगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि अगर कोई भी जल स्रोत है उसका स्वास्थ्य निर्धारण करने के एक यूनिट का यूज किया जाता है, इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो जल प्रदूषण को मापने की एक इकाई होती है, यानी किसी भी जल स्रोत का समय निर्धारित करने के लिए उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा उसके द्वारा मापी जाती है। अगर इसकी मात्रा, इस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको जल का संक्रमित होना कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ब, इरिथ्रोमाइसिन, स, नियोमाइसिन और द, पेनिसिलिन। तो बताना आपको एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जानेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द पेनिसिलिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द, यानी कि पेनिसिलिन कवक किससे प्राप्त, एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज 1928 में वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और इन्होंने इसका बताया था कि ये जो पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक कवक है ये प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिनम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिवेशन या सुस्ती क्या है? पशु निद्रा, ब, पानी प्रतिधरण, से, भोजन की कमी के कारण मौत और द, सपना देखने का एक चरण। तो आपको बताना है कि एस्टिवेशन या सुस्ती क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पशु निद्रा। यानी कि पशु निद्रा को एस्टिवेशन कहा जाता है। अभी देखो, हम जानते हैं कि पशु, ये एस्टिवेशन होता क्या है, कि मतलब ये कि इसको ग्रीष्म निद्रा भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, कि ग्रीष्म काल में जो पशु होते हैं वो किसी भी छायादार स्थान पे या ठंडे स्थान पे जाकर सुस्ताने लगते हैं, वहाँ पे वो गहरी नींद में सो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एस्टिवेशन, पशु निद्रा या ग्रीष्म निद्रा। इसके विपरीत अपन बात करें हाइबरवेशन की, तो हाइबरवेशन वो कंडीशन होती है, ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म काल में पशु होते हैं वो ठंडे स्थान में जाके और गहरी नींद में सो जाते हैं, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइबरवेशन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगामी क्या होती है? आपको बताना कि युगामी क्या होती है। स्वाद का एक प्रकार, धातु का एक प्रकार, एक बैंड समूह है और इसके साथ में एक चिकित्सा पद्धति। ओके फ्रेंड, तो बात करते हैं अपन इसके राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वाद का एक प्रकार। यानी कि सुस्ती जो युगामी होता है, ये युगामी जो शब्द है एक जापानी शब्द है जिसका मेन काम होता है, जिसका प्रकार होता है स्वाद का एक प्रकार होता है। यानी कि यहाँ पे ये युगामी शब्द जापानी शब्द है। यहाँ पे स्वाद के 5 प्रकार बताए गए हैं, खट्टा, मीठा, तीखा या कड़वा, नमकीन और एक युगामी। ओके फ्रेंड, तो युगामी क्या है? स्वाद का एक प्रकार होता है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ए, अग्नाशय, ब, यकृत, से, छोटी आंत और द, गुर्दे में। तो यूरिया का निर्माण होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ब राइट आंसर होगा इसका यकृत। यानी कि यकृत में यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया के निर्माण की क्रिया को यूरिया चक्र या फिर ऑर्निथिन चक्र कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। जो यूरिया का निर्माण होता है उसको यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। बात करें यूरिया के निर्माण की, तो जब अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, यूरिया की अगर बात करें यूरिया के केमिकल फॉर्मूले की, तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक
होम्योपैथिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताना है कि लाइक्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हिपोक्रेटस, ब सैमुअल हनीमैन, से सैमुअल कॉकबर्न और द जॉर्ज विटोल्कस ने। तो आपको बताना है कि लाइक्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सैमुअल हनीमैन ने, यानी कि बे ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सैमुअल हनीमैन ने इसके बारे में डिटेल से बताया था, यानी कि इसके सिद्धांत की प्रस्तुत किसने किया था? सैमुअल हनीमैन ने। जो सैमुअल हनीमैन थे इनको होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का पिता कहा जाता है, यानी कि उन्होंने सबसे पहले होम्योपैथिक जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति उसका सिद्धांत दिया था, उसकी स्थापना की थी इन्होंने, सैमुअल हनीमैन ने। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि अगर कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी का जो कारक होता है ना, कि जिस वजह से वो बीमारी फैलती है वही उसका क्या होता है? उपचार होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। लीमर क्या है? एक साधारण मशीन, मानव शरीर में एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार और मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। तो आपको बताना है लीमर क्या है। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर होता है। तो लीमर क्या होता है? मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर होता है। ओके फ्रेंड, जो ये लीमर होता है ये प्राइमेट समूह के सदस्य होते हैं और विशेष करके जहां ये पाए जाते हैं मेडागास्कर द्वीप में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? कोडलिंग, ब गोसलिंग, से फिंगरलिंग या फ्राई और द हैचलिंग। तो आपको बताना है कि जो मगरमच्छ का बेबी होता है उसको क्या कहते हैं? तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन द हैचलिंग कहा जाता है, यानी कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? हैचलिंग कहते हैं। बात करें अपन कोडलिंग की, तो कोड मछली के बच्चे को क्या कहा जाता है? कोडलिंग कहते हैं। हंस के बच्चे को गोसलिंग कहते हैं और मछली के बच्चे को फिंगरलिंग या फ्राई कहते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करती है। आपको बताना है कि मनुष्य के ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है? यकृत, ब अग्नाशय, से लाल ग्रंथि और द पीयूष ग्रंथि। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करती है। और स्पेशल फैक्ट की अपन बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की आंतरिक ग्रंथियों में सबसे बड़ी, यानी कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। पहले नंबर की यकृत होती है और दूसरे नंबर की कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, ये जो ग्रंथि होती है ना कि जो लैंगरहंस द्वीपिकाएं होती हैं वो अग्नाशय ग्रंथि का ही एक भाग होती हैं। बात करें इनके हार्मोन्स की, तो जो अग्नाशय ग्रंथि ये 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है। एक इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन होता है। इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ओके फ्रेंड, बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड होती है। लाल ग्रंथि की बात को लाल द्वारा एमाइलेज स्रावित किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, ब टीबिया, से ट्रेपेजियम और द जांग की हड्डी। तो आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेपीज। स्टेपीज हमारे कान की हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसी के साथ में 2 और हड्डियां मौजूद होती हैं कान के अंदर। एक होती है मेलियस और दूसरी होती है इनकस, यानी कि तीनों हड्डियां एक साथ मिलकर होती हैं जो हमारे कान में श्रवण शक्ति की क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि सुनने की क्षमता में वृद्धि करती हैं। बात करें जांघ की हड्डी, तो फीमर होती है जो हमारे जांघ की हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी होती है फीमर हड्डी होते हैं। ओके फ्रेंड, जो टीबिया होती है वो हमारे पैर के घुटनों में पाई जाती है, टीबिया फिबुला जिसे अपन कहते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समावित महत्वपूर्ण तत्व है? फ्लोरीन, ब सोडियम, से मैग्नीशियम, द लेड या सीसा। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन द लेड या सीसा। यानी कि लेड या सीसा होता है जो एग्जॉस्ट में एक एंटी नॉक अवयव के रूप में कार्य करता है, जो इसको खराब होने से बचाता है। लेकिन वर्तमान कंडीशन की अपन बात करें तो वर्तमान कंडीशन में इसमें अत्यधिक विषाक्तता होने के कारण इसका यूज नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, ब अमोनियम नाइट्रेट, से एसिटिलीन और द कैल्शियम कार्बाइड व एसिटिलीन दोनों का यूज किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन द कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों, यानी कि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, बात करें एसिटिलीन का और उपयोग, तो बेल्डिंग के निर्माण, बेल्डिंग
वेल्डिंग लगाने में भी किसका यूज करते हैं, एसिटिलीन का। इसके अलावा ब्लोजो टार्च होती हैं उनमें भी किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? पॉल हरमन मूलर, ब ऑर्थर फिशर, से ओथमार जीडलर और द फेलिक्स हाफमैन। तो डियर फ्रेंड्स, जो कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पॉल हरमन मूलर ने। पॉल हरमन मूलर ने इसका आविष्कार किया था और इसका आविष्कार किया था 1874 ईस्वी में। और इसके इस आविष्कार की देन की वजह से इनको 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिसके पीछे रीजन ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था उस टाइम 1939 में मलेरिया व हैजा जैसी बीमारी को नष्ट करने के लिए इस कीटनाशक डीडीटी का उपयोग किया गया था। इसीलिए इनको 1948 में किससे सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से। तो इसका राइट आंसर होगा ए पॉल हरमन मूलर। ओके, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीसी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? दर्दनाशक के रूप में, ब शामक औषधि के रूप में, से एंटीबायोटिक के रूप में और द घुट्टी या लैक्सेटिव के रूप में। तो डियर फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो हमारे पेट की अम्लता को दूर करने में यूज किया जाता है, जो एक जिसको अपन घुट्टी लैक्सेटिव के रूप में भी यूज करते हैं। तो राइट आंसर का द होगा घुट्टी लैक्सेटिव के रूप में। इसके अलावा पेट में जो कहने का मतलब है जैसे कब्ज की स्थिति कंडीशन हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, उन स्थितियों में दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीसी का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? आपको बताना है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक गैस ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ए प्रोपेन, ब ब्यूटेन, से इथेन और द मीथेन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द मीथेन गैस। एक ऐसी प्राकृतिक ज्वलनशील गैस होती है जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इन सब में इसका यूज किया जाता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अपन जो घरों में जो सीएनजी गैस यूज़ करते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में इस गैस का यानी कि मीथेन गैस का यूज किया जाता है। और ये एक ऐसी गैस जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा शुद्ध ईंधन के रूप में जानी जाती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज पर क्या इफेक्ट होगा? घट जाएगा, ब बढ़ जाएगा, से समान रहेगा, ड शून्य हो जाएगा। तो 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो उसे वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। अब ये क्यों होता है? ये डिपेंड करता है ओम के नियम पे, यानी कि ओम के नियम से इसको अपन समझ सकते हैं। अब ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि जब भी कोई परिपथ, कहने का मतलब जब भी कोई विद्युत कोई परिपथ है उसमें अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके सिरों पर उसमें जो तार लगे उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और उसी को क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। और जिसके आधार पर ही ये कहा जाता है कि कोई भी एक परिपथ और उसमें धारा में वृद्धि होती है तो उसके वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, बढ़ जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन, डायोड को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? ए रेक्टिफायर, ब एम्पलीफायर, से मैग्नीफायर और द प्यूरीफायर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेक्टिफायर, जिसको दिष्टकारी भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर दिष्टकारी बनाने के लिए ठोस डायोड या इसके अलावा निर्वात ट्यूब डायोड और सेलिसिनियम डायोड का उपयोग भी किया जाता है। इसके द्वारा एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। बात करें इनकी यूजेज की तो टीवी, रेडियो, भट्टी आदि में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि डायोड का प्रयोग करते हैं, टीवी, रेडियो, भट्टी आदि में प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वॉकी टॉकी किस संचार पैनल का एक उदाहरण है? ए सिंपलेक्स, ब मीडियम डुप्लेक्स, से हाफ डुप्लेक्स और द फुल डुप्लेक्स। तो आपको बताना है जो वॉकी टॉकी जिसको जो पुलिस वगैरह इनको जो यूज करती है, उनके देखा आप उनके हाथ में एक वायरलेस सिस्टम सा होता है, उसको वॉकी टॉकी कहा जाता है। तो उसके बारे में पूछा है तो उसका यूज वो एक प्रकार का पैनल का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन से
हाफ डुप्लेक्स। कहने का मतलब ये हाफ डुप्लेक्स इसको इसके लिए कहा जाता है कि इसमें एक ऐसी निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है कि एक निश्चित दूरी तक ही इसका संचार माध्यम संभव है। उस निश्चित दूरी से आगे जाते ही इनका कनेक्शन ऑटोमेटिक कर जाता है और एक दूसरे के संपर्क में नहीं आया जा सकता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर को हाफ डुप्लेक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परम शून्य तापमान का निश्चित मान कितना होता है? ए 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम, ब 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, से 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम और द 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम। तो परम शून्य तापमान के निश्चित मान की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। कहने का मतलब इस तापमान पर जो आणविक ऊर्जा होती है उसका मान वो क्या होता है, एकदम न्यूनतम हो जाती है। बात करें इनकी स्केल पैमाने पर इनके मान की तो परम शून्य तापमान की अगर बात करें अपन तापमान के केल्विन पैमाने पर बात करें तो इसका मान होता है 0 डिग्री केल्विन और सेल्सियस पैमाने पर बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होता है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? ए वजन, ब तापमान, से वेग और द लंबाई। यानी कि सदिश राशि का उदाहरण पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से वेग। यानी कि वेग ऐसी सब वो सदिश राशि होती है जो सदिश राशि का एग्जाम्पल होती है। इसके अलावा और अपन एग्जाम्पल जाए तो संवेग हो गया, त्वरण हो गया, बल, ये सारे सदिश राशियाँ होती हैं। माने जाने पर सदिश राशि क्या होती है तो वे राशियाँ जो परिमाण और दिशा दोनों को दर्शाती हैं, यानी कि जिनका एक निश्चित परिमाण होता है, एक निश्चित दिशा होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? सदिश राशियाँ कहा जाता है। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी आपके फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकता है? तो आप जाइए और अपने किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप में जिसे आप जुड़े हुए उनमें शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा कि आपके फ्रेंड की हेल्प हो पाएगी और कहीं ना कहीं जाके वो आपको थैंक्स कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी जो मेरा एक छोटा सा मैसेज है उन तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताना। आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि डियर फ्रेंड्स आप मेरे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, उसके ऑल बटन पे घंटे को दबाएं ताकि आगामी जितनी भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद,